मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2015 की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ द घोस्टली ट्राइब। आप इस पर हैं। सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। वर्षों से चीन में विभिन्न उत्खननों के दौरान कई बार विचित्र चीजें मिली हैं, जिनमें ऐसी हड्डियां शामिल हैं जो किसी भी ज्ञात प्राणी की नहीं है, यहां तक कि डायनासोर की भी नहीं, तथा ऐसे 1000 साल पुराने शव भी हैं जिनकी त्वचा और मांस अभी भी बरकरार है। इसमें शामिल वैज्ञानिकों में से एक प्रोफेसर यांग चलन है, जिन्होंने 1978 में कुनलुन पर्वतों में पोस्ट 749 नामक एक विशेष टीम का उद्घाटन किया, जो इन सभी रहस्यमयी खोजों के पीछे के रहस्य का पता लगाने के लिए समर्पित थी। अब वर्ष 1979 है और हुबाई उन अनेक सैनिकों में से एक हैं जो खुदाई में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह काम बहुत थका देने वाला है और वह अक्सर थकान के कारण गिर जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर की बेटी यांग पिंग हमेशा उनका साथ देने और उन्हें ताकत वापस पाने में मदद करने के लिए मौजूद रहती है। जब हुबाई उससे पहली बार मिला तो उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे लंबे समय से जानता हो। उन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता है जिससे उसका दोस्त कांग सन ईर्ष्यालु हो जाता है। जब टीम एक अज्ञात जानवर से एक और विशालकाय खोपड़ी प्राप्त करती है तो गुफा हिलने लगती है और अचानक विस्फोट हो जाता है, जिससे उनका पूरा शिविर नष्ट हो जाता है। अधिकारी हान ज्यू यांग के नेतृत्व में सैनिक वापस लड़ने के लिए अपने हथियार तैयार कर लेते हैं, लेकिन गुफा से केवल प्रोफेसर यांग और कुछ श्रमिक ही बाहर आते हैं। हालांकि यह घटना पूरी तरह से नुकसान वाली नहीं है, पहाड़ के अंदर एक रास्ता खुल गया है, इसलिए वे जांच के लिए प्रोफेसर यांग के साथ एक विशेष टीम भेजेंगे। यांग पिन तुरंत अपने पिता की मदद करने के लिए आगे आती है और इससे हुबाई भी मदद के लिए आगे आती है, जिसके परिणामस्वरूप कांग का बेटा भी उसके साथ आ जाता है। टीम गुफा में प्रवेश करती है और खोजे गए रास्ते का अनुसरण करती है जब तक कि वे एक विशाल खाई तक नहीं पहुंच जाते, जिससे नीचे उतरने के लिए वे आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान उन्हें अपने चारों ओर उड़ते हुए एक तितली जैसे प्राणी का आभास होता है। अंततः वे एक बर्फीले मंच पर पहुंचते हैं जिसके बीच में एक और खाई है, इसलिए वे इस पर भी चढ़ते हैं जब तक कि उन्हें एक अज्ञात गुफा नहीं मिल जाती जो अजीब जीवाश्मों से भरी हुई है। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें एक निकास मार्ग मिलता है जो उस पहाड़ के बिल्कुल विपरीत दिशा में है जहां से वे अंदर आए थे। वहां प्रोफेसर यांग ने हुबाई को बताया कि किंवदंतियों के अनुसार इस क्षेत्र में कहीं एक प्राचीन राज्य का द्वार है जो एक गुप्त सरकार से संबंधित है। उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है जब अन्य सैनिक उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज के बारे में बताते हैं, बर्फ पर एक विशाल पंजे का निशान। जबकि हान और टीम के बाकी सदस्य पहाड़ के प्रवेश द्वार पर दरवाजा लगाने का काम पूरा कर लेते हैं, प्रोफेसर यांग और उनके लोग पंजे के निशानों का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं ताकि उस जानवर को ढूंढ सके जिसने उन्हें छोड़ा था, जो वास्तव में पास नहीं है। हालांकि सबसे पहले उन्हें गुफा से निकले छोटे छोटे उड़ने वाले जीव दिखाई देते हैं, लेकिन अब जब वे उन्हें करीब से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे तितली जैसे नहीं हैं, बल्कि अजीब दिखने वाले चमगादड़ हैं। जब वे एक आस्तीन पर उतरते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन सैनिकों में से एक अपने नंगे हाथ से एक को पकड़ लेता है और यह एक गलती साबित होती है। वह अचानक एक नीली लौ के साथ खतरनाक गति से जलने लगता है जब तक कि उसकी हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं बचता। जल्द ही वे इन चमगादड़ों से घिर जाते हैं और सैनिक उन्हें डराने के लिए गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी गोलीबारी में उनके कुछ लोग मारे जाते हैं। सभी शॉट विशालकाय जानवर को डरा देते हैं और उसे दूर भगा देते हैं, लेकिन उसे अचानक भारी मोड़ से हिमस्खलन हो जाता है। बर्फ ने कई सैनिकों को निगल लिया है और दल पहाड़ से नीचे की ओर भागना शुरू कर देता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वे आगे नहीं बढ़ पाते। उनके सामने एक खाई है। उनके पास कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन ऐसा करने से पहले प्रोफेसर यांग हुबाई और उसकी बेटी को एक साथ बांध देते हैं। वे दोनों गिर जाते हैं और रस्सी बर्फ के एक टुकड़े पर अटक जाती है तथा कुछ बार इधर उधर हिलने के बाद घर्षण के कारण रस्सी टूट जाती है और वे दोनों गिर जाते हैं। यहां तक कि महीनों बाद ट्रेन में सोते समय भी हुबई को यह समझ में नहीं आता कि वह गिरने से कैसे बच गया, विशेषकर तब जब उसके और भी अधिक लोग मारे गए थे जिनके सिर में चोट लग गई थी या बर्फ में चुरा घुमा गया था। जब वह रसातल की तलहटी में जाता है तो पार्टी के केवल 4 सदस्य ही बचे होते हैं, हुबाई, प्रोफेसर यांग, यांग पिंग और कांग सन। यथासंभव अधिक से अधिक गिरी हुई आपूर्तियों को वापस लाने के बाद अब बहुत छोटी हो चुकी टीम कुछ मशालें जलाती है और अपनी खोज जारी रखती है। वे एक विशाल गुफा में पहुंचते हैं जिसके अंदर एक ऊंचा टावर है जो इमारतों के खंडहरों से घिरा हुआ है, जिसे प्रोफेसर यांग कुनलुन का पवित्र महल कहते हैं। कहा जाता है कि इस टावर में 9 मंजिलें हैं जहां राक्षस प्राणियों को बंद कर दिया गया है और प्रोफेसर यांग इसी की तलाश में इतने समय से जुटे हुए थे। वह श्रद्धा के प्रतीक के रूप में घुटनों के बल बैठ जाता है, फिर किसी वेदी पर रखी मोमबत्ती जलाता है जिससे एक ऊंची लपट पैदा होती है, जिससे चमगादड़ों का एक झुंड प्रकट होता है और टावर को लाल रोशनी से घेर लेता है। प्रोफेसर यांग का मानना है कि हुबाई और उनकी बेटी टावर का दरवाजा खोल सकते हैं, इसलिए वह उन्हें भेजता है और जब वे हाथ में हाथ डालकर अंदर जाते हैं तो प्रोफेसर का सिद्धांत सच साबित होता है। दरवाजा खुलता है और चमकने लगता है क्योंकि टावर के शीर्ष पर एक रोशनी दिखाई देती है जो आत्माओं के एक समूह को बुलाती है जो कमरे को भर देती है। लेकिन यह सब अचानक ही समाप्त हो जाता है जब कंग का बेटा शैतान के द्वार खोलने के विचार से नाखुश होकर मोमबत्ती बुझा देता है। गुफा ढहने लगी है, इसलिए समूह आगे बढ़ जाता है, इससे पहले कि चट्टानें या चमगादड़ उन तक पहुंच जाएं जो अब उनका पीछा कर रहे हैं। कंग का बेटा खुद को बलिदान कर देता है और चारा के रूप में पीछे रह जाता है। चमगादड़ों की नीली आग से मारा जाता है और जब उसका शरीर फटता है तो उनमें से कई को मार डालता है। हालांकि अभी भी बहुत सारे चमगादड़ मुक्त हैं और वे शेष 3 चमगादड़ों पर हमला करते हैं जिन्होंने कम से कम एक दूसरे के बीच कुछ दूरी बना ली है। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता तो मिल जाता है, लेकिन वे ज्यादा आगे नहीं जा पाते। यह रास्ता उन्हें एक झरने के पीछे ऊंचे किनारे पर ले जाता है। चमगादड़ उन्हें पकड़ लेते हैं और जब हुबई मशाल लेकर उनसे लड़ने की कोशिश करता है तो वे उसे काट लेते हैं और उसके कंधे पर आग लगा देते हैं। यांग पिंग उसे किनारे से धक्का दे देती है जिससे वह आग बुझाने के लिए पानी में गिर जाता है और वह और उसके पिता तुरंत उसके पीछे चले जाते हैं। हुबई और यांग पिंग एक दूसरे को पानी के नीचे पाते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत ही एक अन्य विशालकाय डायनासोर जैसा प्राणी धक्का देकर अलग कर देता है जो यांग पिंग को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हताश होकर हुबई तैरकर बाहर निकलता है और शून्य से नीचे के तापमान में वापस बेस की ओर जाता है। उसके कंधे पर लगे जख्म का इलाज कर दिया जाता है, जबकि अधिकारी हान उसे बताता है कि उन्हें यांग पिंग और प्रोफेसर के अलावा पार्टी के सभी लोगों के शव मिल गए हैं। हुबाई एकमात्र जीवित बची है।
वह इस जीवन को त्याग कर घर लौटने का निर्णय करता है, लेकिन रेलगाड़ी में यात्रा के दौरान वह यह कल्पना करता रहता है कि कंग का बेटा उसके साथ है, और जब यह भ्रम दूर हो जाता है तो वह स्वयं को निराश कर लेता है। हुबई ग्रामीण क्षेत्र के निकट स्थित रेलवे स्टेशन पर उतरता है और उसे उसके नए नियोक्ता श्रीमान हुबई द्वारा ले जाया जाता है। वांग को इस बात की जानकारी नहीं है कि अधिकारी हान और वैज्ञानिक चेन डोंग उसे ढूंढ रहे हैं। अब वर्ष 1982 है और हुबई ने मिस्टर लैंग के साथ काम करना शुरू किया। वांग की लाइब्रेरी में जाना बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करता है। जब वे लोग साथ में लंच करने जाते हैं तो श्री वांग उसे एक स्थानीय रेस्तरां में ले जाता है, जहां हुबई अपने बचपन के दोस्त वांग काइक्सवान से मिलकर हैरान रह जाता है, जो वहां एक मनोरंजनकर्ता के रूप में काम करता है। हुबई को श्रीमान पर संदेह है। वांग उसे जानबूझकर वहां ले गया है। पुस्तकालय में काम करते समय हुबई को प्रोफेसर यांग के शोध की एक पुस्तक मिलती है, जिसमें दानव टॉवर का एक चित्र भी शामिल है, जिससे उसे एहसास होता है कि इसे खोलना हमेशा से प्रोफेसर का लक्ष्य रहा है, और वह हमेशा से यह भी जानता था कि हुबई और यांगपिंग ऐसा कर सकते हैं। यही वजह है कि उसने उन्हें एक साथ और सुरक्षित रखने की कोशिश की। इस बीच पोस्ट 749 पर खोजकर्ताओं को एक ताबूत मिला, जिसके अंदर एक जीवित महिला थी जो यांगपिंग जैसी ही दिखती थी, लेकिन खुद को शरी कहती थी। ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ रहस्यमय शक्तियां हैं जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन उसे यांगपिंग की कोई याद नहीं है, इसलिए अभी के लिए वे उसे बंद रखेंगे और उपचार प्रदान करने तक उस पर निरंतर नजर रखेंगे। हुबई की बात करें तो उसे लाइब्रेरी में प्रोफेसर यांग की किताबें मिलती रहती हैं, जिनमें उसके लिए विशेष पृष्ठ अंकित होते हैं। वांग काइक्सवान के सहयोग से वह इन किंवदंतियों के प्रति जुनूनी हो जाता है और महीनों तक उनका अध्ययन करता है, जिससे उसे उनके पीछे की वास्तविक कहानी समझने में मदद मिलती है। दानवों की दुनिया में एक मानव जाति रहती थी, जिनके पूर्वज शनि ग्रह से आए थे। वे दानव और मनुष्य दोनों के उत्तराधिकारी हैं और टावर उनकी विरासत है। माना जाता था कि इस टावर की सुरक्षा के लिए गार्ड रखे गए थे, लेकिन 10,000 साल पहले यह जाति पृथ्वी से लुप्त हो गई, क्योंकि मानव अंततः दानवों के नियंत्रण से मुक्त हो गए। हालांकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर उसे अभी भी नहीं मिल पाए हैं, जैसे कि वह और यांगपिंग टावर को क्यों खोल पाए, प्रोफेसर उसे क्यों खोलना चाहते थे, और कौन उन्हें ये सारी किताबें भेजता रहता है। 3 साल बाद 1985 में अधिकारी हान को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनकी टीम ने प्रोफेसर यांग को पहाड़ों में एक गुफा के अंदर जीवित छिपे हुए पाया है। इस बीच पश्चिमी चीन में ऑयल सिटी खुद को रहस्यमय विशाल जानवरों के हमले के तहत पाता है। वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देते हैं और पीछे खंडहर के अलावा कुछ नहीं छोड़ते। प्रोफेसर यांग हान को बताता है कि यह टावर खोलने का परिणाम होगा, इसलिए वह जांच करने के लिए उस क्षेत्र में जाता है। इस घटना से हुबई के कंधे का निशान जाग गया है, जो उसे अक्सर परेशान करने लगता है, और डॉक्टर के पास जाने से वह सिस्टम पर दिखाई देता है, जिससे हान को उसका स्थान पता चल जाता है। एक दोपहर कंधे का दर्द इतना बढ़ जाता है कि अचानक हुबई की पीठ पर आग लग जाती है और वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, जिससे लाइब्रेरी में मौजूद हर फर्नीचर तैरने लगता है। वांग वहां आता है और इसे पूरी तरह से स्वाभाविक मानता है तथा बताता है कि बुरे हमले के कारण हुबई का रक्त एक राक्षसी शक्ति द्वारा दूषित हो गया है, जो अब उसे शक्तियां प्रदान करती है, लेकिन उसे नरक में ले जा सकती है। हुबई को समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर वांग यह सब जानता है, इसलिए वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके पुस्तकालय को एक पुराने मकबरे में बदल देता है और यह उजागर करता है कि वह सुलिन राष्ट्र के राजकुमार का रक्षक है। यहां भी रक्षक आत्माएं हैं, जैसे कि टॉवर पर थीं, जिनमें कांग के बेटे भी शामिल हैं। वांग बताते हैं कि राजकुमार यी हुबई के पूर्ववर्ती थे और उन्होंने ही पृथ्वी पर कब्जा करने वाली तकनीकी रूप से उन्नत राक्षस जाति के खिलाफ मानव जाति का नेतृत्व किया था। राजकुमार यी ने टॉवर को सील करने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया और अधिकांश राक्षस ग्रह छोड़कर चले गए। हालांकि उनमें से कुछ छिप गए और मानव रूप ले लिया, यहां तक कि उन्होंने मनुष्यों से विवाह भी कर लिया। वे हुबई को चाहते हैं क्योंकि वंशज के रूप में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो टॉवर को खोल सकता है और राक्षसों को फिर से मुक्त कर सकता है। पोस्ट 749 में अधिकारी हान यह जानकर क्रोधित होता है कि उसकी टीम ने प्रोफेसर यांग को खो दिया है, लेकिन अचानक कुछ समाचार उसके मूड को बेहतर के लिए बदल देते हैं। शर्ली जाग गई है और दावा करती है कि उसे उसकी यादें वापस मिल गई हैं, इसलिए वह हुबई के साथ अपने पिता की तलाश में जाना चाहती है। हान उसे भर्ती करने के लिए पुस्तकालय की यात्रा करता है, लेकिन हुबई पिछले मिशन के दौरान इतनी सारी मौतें देखने के बाद फिर से कार्रवाई करने से इनकार कर देता है। हालांकि जब उसे शर्ली के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत अपना मन बदल लेता है, क्योंकि उसे यांगपिंग की बहुत याद आती है। वांग को लगता है कि जब राक्षस उसे पकड़कर टॉवर को फिर से खोलना चाहते हैं तो उसके लिए वहां जाना एक बुरा विचार है, लेकिन हुबई यह समझना चाहती है कि यांगपिंग कैसे वापस जीवित हो गया है और अब जानवरों की आत्माएं राजकुमार की कब्र पर भी हमला कर रही हैं, इसलिए इसके स्रोत के बारे में कुछ करने की जरूरत है। हुबई वांग काइक्सवान के साथ पुस्तकालय से बाहर निकलती है, जो मदद करना चाहता है। वे उत्तरी चीन की यात्रा करते हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रोफेसर चेन डोंग की तलाश कर रही टीम से होती है। साथ में काओ वेई वेई नामक एक महिला, कुछ सैनिक और निश्चित रूप से शर्ली भी होती है। हुबई जब उसे दोबारा देखता है तो वह रोना बंद नहीं कर पाता है, लेकिन जब उसे उसका नाम याद आता है तो वह उसके प्रति ठंडा व्यवहार करती है और यांगपिंग के बजाय शर्ली कहलाने पर जोर देती है। टीम रेगिस्तान में ऊंटों के माध्यम से यात्रा करती है। कुछ दिनों की शांति के बाद वे अचानक स्वयं को रेत के तूफान में पाते हैं, इसलिए वे उसे पीछे छोड़ने के लिए जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाते हैं। हालांकि एक छोटी सी बात है जिस पर वे ध्यान नहीं देते, रेत का तूफान अब उनका पीछा नहीं करता। इसका एकमात्र कारण यह है कि वे एक अजय ढाल को पार करते हैं, जो तेल शहर के खंडहरों में प्रवेश करते समय तूफान को दूर रखता है। एक बार जब वे सुरक्षित क्षेत्र में उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भागने के दौरान उन्होंने वास्तव में कुछ लोगों को खो दिया था, जिनमें वांग काइक्सवान भी शामिल था। यह दूसरा समूह अभी भी अपने ऊंटों के बिना रेगिस्तान के बीच में है, इसलिए वे दूरी पर दिखाई देने वाले कुएं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जब अचानक इन राक्षस प्राणियों में से एक द्वारा उन पर हमला किया जाता है। भागते समय वे अलग हो जाते हैं तथा जब समूह के बाकी सदस्य कुएं के पास पहुंचते हैं तो राक्षस उनमें से एक सैनिक को मार देता है तथा वहां उन्हें दूसरा राक्षस मिलता है। यह दानव वांग काइक्सवान और उसके एक मित्र को छोड़कर सभी लोगों को मार देता है, जो एक साइकिल ढूंढते हैं और ऑयल सिटी में पहुंच जाते हैं तथा टीम के बाकी सदस्यों से मिल जाते हैं, जो चारों ओर खोजबीन कर रहे होते हैं और उन्हें खंडहरों और शवों के अलावा कुछ नहीं मिलता।
राक्षसों के बारे में सुनकर हुबाई पहाड़ों में पिछली बार हुए नरसंहार से बचने के लिए वहां से चले जाना चाहता है, लेकिन चेन डोंग और शर्ली वहीं रुकना चाहते हैं और अपना मिशन पूरा करना चाहते हैं। हालांकि इस पर चर्चा करने के लिए अधिक समय नहीं है, क्योंकि राक्षस उन्हें ढूंढ लेते हैं और टीम को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ता है। वे हथियार लेकर पहले जानवर पर गोली चलाते हैं, यह सोचकर कि वे उसे मारने में सफल हो गए हैं। फिर वे दूसरे जानवर का पीछा करते हैं। हालांकि जब वे पीछे मुड़ते हैं तो पहला वाला चला जाता है। जब टीम जानवरों से लड़ती है तो शर्ली भागकर एक परित्यक्त स्कूल में प्रवेश करती है और हुबेई उसका पीछा करता है। वह छत से लटकी हुई लाशों का एक समूह और जमीन में एक छेद देखता है, जिसमें प्रवेश करते हुए वह एक भूमिगत सुरंग खोजता है जो उसे राजकुमार की कब्र तक ले जाती है। वहां एक राक्षस भी है जो हुबेई को धक्का देता है और उसे चोट पहुंचाता है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ सके शर्ली वहां आ जाती है और उसे वश में कर लेती है, जिससे वह दूर चला जाता है। फिर वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके हुबेई के अचेत शरीर को ताबूत में ऊपर उठा देती है, जिसे वह जाने से पहले बंद कर देती है। शहर में वापस आकर और अधिक राक्षस आ गए हैं, इसलिए टीम दूर से चांदी की गोलियां और रॉकेट लॉन्चर चलाने के लिए इमारतों की सबसे ऊंची मंजिलों में छिप जाती है। वे कुछ को मारने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश राक्षस उन्हें चकमा देकर इमारतों पर चढ़ जाते हैं और उनका पीछा करते हैं। वेई एक पुतला होने का नाटक करके पकड़े जाने से बचने में सफल हो जाती है। फिर वह वांग कैकेशवान के साथ एक बस के अंदर छिपने के लिए भागती है, जबकि वे उस राक्षस द्वारा वाहन पर लगातार किए जा रहे प्रहारों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं जो उसका पीछा कर रहा है। हुबेई ताबूत के अंदर जागता है और बाहर निकलने के लिए बेताब है, लेकिन वह देखता है कि कुछ जादुई हो रहा है, उसके घाव भर रहे हैं और अविश्वसनीय गति से ठीक हो रहे हैं। वांग की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है और उसे बताती है कि ताबूत राजकुमार को फिर से जीवित करने में मदद करेगा। फिर हुबेई खुद को अंधेरे में गिरता हुआ पाता है और टॉवर के सामने आता है। वहां वह अंततः जान सकता है कि यांगपिंग के साथ क्या हुआ है। जिस जानवर ने उसे पकड़ लिया था वह उसे गुफा में ले आया और उसे ज्वाला में गिरा दिया, जिससे उसका शरीर जल गया और राक्षस रानी के लिए नियंत्रण करना संभव हो गया। अब शर्ली राक्षसों पर नियंत्रण कर रही है और उन्हें शहर में छोड़ रही है। जानवर के चले जाने के बाद हुबाई रानी की आत्मा से बात करने के लिए टॉवर के पास जाती है और उसे पता चलता है कि यांगपिंग ही वह दूसरा व्यक्ति है जो दरवाजा खोल सकता है, क्योंकि वह उसकी वंशज है। वह अपना शरीर देने से इनकार कर देती है तथा कहती है कि उसे मारने से यांगपिंग भी मर जाएगा। हुबाई ने कसम खाई कि वह कोई रास्ता निकाल लेगा और यह बात मनोरंजक पाकर रानी उसे वापस शहर भेज देती है। बस पर हमला करने वाले राक्षस को देखकर हुबेई अपने दोस्तों को मुक्त करने के लिए तुरंत उस पर गोली चला देता है, लेकिन वह चेंग डोंग के बारे में कुछ नहीं कर सकता जो छत के किनारे पर लटका हुआ है। राक्षस उसके पीछे आते रहते हैं, लेकिन शर्ली चाहती है कि वह टावर का दरवाजा खोले, इसलिए वह उसकी रक्षा के लिए आगे आती है और राक्षसों पर कार फेंककर उन्हें भगा देती है। अपने दोस्तों पर हमला करने वाले अभी भी आसपास हैं और हमला करने के लिए तैयार है। चेंग डोंग तो यहां तक कि अपनी जान एक राक्षस को देने के बजाय अपनी मौत चुनने के लिए अपनी कनपटी पर बंदूक तान रहा है। लेकिन उस समय हुबाई शर्ली की आंखों में देखता है और महसूस करता है कि वह यांगपिंग को कभी वापस नहीं पा सकेगा, इसलिए वह उसे 3 बार गोली मारता है, जिससे सभी राक्षस बिखर जाते हैं और टावर ढह जाता है। यह स्वीकार करते हुए कि हुबाई ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास उसे मारने की शक्ति है, शर्ली बेहोश होने से पहले उसे चूमती है और वापस यांगपिंग में बदल जाती है। हुबाई उसकी मौत पर रोती है, लेकिन यांगपिंग अचानक बोलती है और बताती है कि वह उसे एक बार फिर देखकर कितनी खुश है, इसलिए हुबाई उसके शरीर को उठाती है और राजकुमार के ताबूत के पास ले जाती है ताकि वह ठीक हो जाए। वह उसे लेकर अंदर ले जाता है और जैसे ही वह अपने माथे से उसका माथा छूता है, उसे उसकी यादें याद आ जाती हैं। यांगपिंग के पास बचपन से ही शक्तियां थीं, जिनमें प्राणियों को पुनर्जीवित करने की क्षमता भी शामिल थी, लेकिन उसकी मां ने उन्हें उनका उपयोग करने से मना किया था। जब तक उसने उसे नीली आग में जलते नहीं देखा, तब तक उसे यह समझ नहीं आया कि उसकी मां उन राक्षसों की वंशज थी जिन्होंने मानव रूप धारण किया था और सामान्य लोगों से विवाह किया था। यही कारण है कि प्रोफेसर यांग अपने पूरे जीवन में टावर पर शोध करते रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वह अपनी बेटी को उस नीति से बचा सकेंगे जो उसका इंतजार कर रही थी। गुफा में वापस आकर वे गिरने के बाद भी बच गए। इसका एकमात्र कारण यह था कि यांगपिंग ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उन सभी को पुनर्जीवित कर दिया था। संबंध समाप्त होने से पहले यांगपिंग हुबाई से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और अनुरोध करती है कि वह उसके पिता को ढूंढने का प्रयास न छोड़े। हुबाई इस इच्छा का सम्मान करता है और अपनी टीम के साथ ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान से निकल जाता है, खोज जारी रखने के लिए तैयार, जबकि एक विशालकाय जानवर दूर से उन्हें देख रहा होता है। कृपया सदस्यता अवश्य लें तथा नोटिफिकेशंस चालू रखें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।